दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे। तो हमने चैप्टर 7 स्टार्ट किया था और चैप्टर 7 के कुछ टॉपिक्स हमने क्लियर किए थे और आज हम उसे जो चैप्टर 7 है उसे हम पूरा करेंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और इसे पढ़ लेते हैं एक बार। प्रादेशिक केंद्रों के बीच विस्तृत क्षेत्र थे। इनके इलाकों में मौर्य शासन सिर्फ मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखने की कोशिश करते थे। जो प्रादेशिक केंद्र होते हैं, केंद्रों के बीच क्या था, विस्तृत क्षेत्र थे। इनके इलाकों में मौर्य शासक जो है वो सिर्फ मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखने की कोशिश करते थे, जो कि आवागमन के लिए महत्वपूर्ण थे, यानी कि जो आने जाने के लिए महत्वपूर्ण थे। यहाँ से उन्हें जो भी संसाधन कर और भेंट के रूप में मिलते थे उसे इकट्ठा किया जाता था। उदाहरण के लिए अर्थशास्त्र में यह लिखा है कि उत्तर पश्चिम कंबल के लिए और दक्षिण भारत सोने की कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। जो उत्तरी पश्चिम जो था इलाका वो कंबल के लिए प्रसिद्ध था और दक्षिण भारत वो क्या चीज के लिए प्रसिद्ध था, सोने और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। संभव है कि संसाधन नजरानों के रूप में इकट्ठे किए जाते थे। अब हम देखते हैं कि नजराना किसे कहते हैं। जहां कर नियमित ढंग से इकट्ठे किए जाते हैं वहीं नजराना अनियमित रूप से जब भी संभव हो इकट्ठा किया जाता है। ऐसे नजराने विविध पदार्थों के रूप में प्रायः ऐसे लोगों से लिए जाते थे जो स्वेच्छा से इसे देते थे। इसका मतलब नजराना उसे कहते हैं जो इंसान स्वेच्छा से देता था, उसे क्या बोलते हैं, नजराना बोलते हैं। अब हम आगे देखते हैं। राजधानी में सम्राट मेगास्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। जो मेगास्थनीज था वो कहाँ से आया था, वो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो पश्चिम एशिया का था और वो चंद्रगुप्त के दरबार में आया था। मेगास्थनीज ने जो कुछ देखा उसका विवरण दिया। यहाँ हम उसके विवरण का एक अंश दे रहे हैं। तो उनका जो विवरण था उसका एक अंश इसमें दिया गया है, वो हम पढ़ लेते हैं। सम्राट का जनता के सामने आने के अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता है। उन्हें एक सोने की पालकी में ले जाया जाता है। उनके अंगरक्षक सोने और चांदी से अलंकृत हाथियों पर सवार रहते हैं। कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते हैं। इन पेड़ों पर प्रशिक्षित तोतों का एक झुंड रहता है जो सम्राट के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाता है। राजा सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते हैं। वे हमेशा इस बात से डरे रहते हैं कि कहीं कोई उनकी हत्या करने की कोशिश ना करे। उनके खाना खाने से पहले खास नौकर उस खाने को चखते हैं। वे लगातार 2 रात एक ही कमरे में नहीं सोते थे। इसका मतलब वो बता रहे हैं कि जो सम्राट था, जो राजा था, वो एक ही कमरे में लगातार 2 दिन तक नहीं सोते थे और उन्हें हमेशा अपने जो हत्या का डर रहता था कि उन्हें कोई नुकसान ना पहुंचा दे। तो वो क्या करते थे, जब भी खाना खाते थे तो उनका एक खास जो नौकर होता था वो उस खाने को चखता था, तभी वो राजा जो है अपने खाने को खाते थे। आगे देखते हैं। और पाटलिपुत्र जो अभी आधुनिक पटना में है उसके बारे में। यह एक विशाल और खूबसूरत नगर है। यह एक विशाल प्राचीर से घिरा है जिसमें 570 बुर्ज और 64 द्वार है। 2 और 3 मंजिल वाले घर लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने हैं। राजा का महल भी काठ से बना है। काठ मतलब होता है लकड़ी, जिसे पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया है। यह चारों तरफ से उद्यानों और चिड़ियों के लिए बने बसेरों से घिरा है। अब हम ये क्वेश्चन देखते हैं। इसमें लिखा है, ये क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें पूछा गया है राजा द्वारा खाना खाने के पहले खास नौकर उस खाने को क्यों चखते थे। तो अभी हमने पढ़ा और हमें ये समझ में आया कि राजा जो है वो हमेशा डरा हुआ रहता था कि कोई उसे कुछ हानि ना पहुंचा दे किसी तरह का। तो उसे लगता था कि कहीं खाने में कुछ मिलाकर किसी ने ना रख दिया हो, इसलिए पहले जो खाना है वो उसके खास नौकर चखते थे, फिर राजा जो है वो खाने को खाते थे। पाटलिपुत्र मोहनजोदाड़ो से किस तरह भिन्न था, तो ये तो आप आराम से कर लेंगे कि पाटलिपुत्र मोहनजोदाड़ो से किस तरह भिन्न था। और अंत में जंगल वाले इलाके आते थे। वहां रहने वाले लोग काफी हद तक स्वतंत्र थे। जो जंगल के इलाके थे वहां के लोग बहुत ज्यादा हद तक जो स्वतंत्र थे, राजा के अंडर पे नहीं आते थे, वो कुछ हद तक वो स्वतंत्र थे।
उनसे यह उम्मीद की जाती थी कि वे मौर्य पदाधिकारियों को हाथी, लकड़ी, मधु और मोम जैसी चीजें लाकर दे। उनसे यह उम्मीद की जाती थी कि वो जो है मौर्य पदाधिकारियों को क्या ला करके दे, हाथी, लकड़ी, मधु और मोम जैसी चीजें लाकर दे। अशोक एक अनोखा सम्राट। अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। वह ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की। उन्होंने क्या किया, अभिलेखों द्वारा जो है वो जनता तक अपने संदेश को पहुंचाने की कोशिश की। अशोक के ज्यादातर अभिलेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में है। यानी कि जो अशोक जितने भी अपने संदेश देते थे वो प्राकृतिक भाषा में देते थे, यानी कि जो वहाँ पे साधारण लोग अपनी बोलचाल में यूज करते हैं उसे ही वो अपने लिपि में जो है अपने संदेश में यूज करते थे, तो वो ताकि लोग उसे समझ सके। अब हम देखते हैं इसे एक बार। कलिंग युद्ध का वर्णन करता हुआ अशोक का अभिलेख। अपने एक अभिलेख में अशोक ने यह बात कही, राजा बनने के 8 साल बाद मैंने कलिंग विजय की। लगभग 1.5 लाख लोग बंदी बना लिए गए, 1 लाख से भी ज्यादा लोग मारे गए। इससे मुझे अपार दुख हुआ। क्यों? जब किसी स्वतंत्र देश को जीता जाता है तो लाखों लोग मारे जाते हैं और बहुत सारे बंदी बनाए जाते हैं। इसमें ब्राह्मण और श्रमण भी मारे जाते हैं। जो लोग अपने सगे संबंधियों और मित्रों को बहुत प्यार करते हैं तथा दासों और मृतकों के प्रति दयावान होते हैं, वे भी युद्ध में या तो मारे जाते हैं या अपने प्रियजनों को खो देते हैं। इसलिए मुझे पश्चाताप हो रहा है। अब मैंने धर्म पालन करने एवं दूसरों को इसकी शिक्षा देने का निश्चय किया है। मैं मानता हूँ कि धर्म के माध्यम से लोगों का दिल जीतना बलपूर्वक विजय पाने से ज्यादा अच्छा है। मैं यह अभिलेख भविष्य के लिए एक संदेश के रूप में इसलिए उत्कीर्ण कर रहा हूँ कि मेरे बाद मेरे बेटे और पोते भी युद्ध ना करें। इसके बदले उन्हें यह सोचना चाहिए कि धर्म को कैसे बढ़ाया जाए। तो इस जो ये युद्ध हुआ था, कलिंग युद्ध, इसके बाद अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और उन्होंने ये देखा कि कितने लोग मारे गए, कितना खून बहा है। तो इससे उन्होंने क्या किया, अपने आप को बदला और उन्होंने धर्म की नीति अपनाई। धर्म का संस्कृत मतलब होता है धर्म, तो उन्होंने धर्म की नीति अपनाई और उन्होंने ये डिसीजन लिया, ये फैसला किया कि आज के बाद कभी भी वो युद्ध नहीं करेंगे। अशोक का कलिंग युद्ध। कलिंग तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम है। अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए एक युद्ध लड़ा, लेकिन युद्ध जनित हिंसा और खून खराबा देखकर उन्हें युद्ध से विस्तीर्णता हो गई। उन्होंने निर्णय लिया कि वे भविष्य में कभी युद्ध नहीं करेंगे। तो उन्होंने क्या फैसला किया कलिंग युद्ध के बाद कि वो कभी भविष्य में वो क्या करेंगे, कभी भी युद्ध नहीं करेंगे, क्योंकि इतना खून खराबा देखकर उनका जो है हृदय परिवर्तन हुआ और वो ये कसम खाते हैं उस दिन से कि आज के बाद मैं कभी युद्ध नहीं करूंगा। अब हम देखते हैं अशोक का धर्म क्या है। अशोक का धर्म क्या था? अशोक के धर्म में किसी देवता की पूजा अथवा किसी कर्म कांड की आवश्यकता नहीं थी। उन्हें लगता था कि जैसे पिता अपने बच्चों को अच्छे व्यवहार की शिक्षा देते हैं, वैसे ही यह उनका कर्तव्य था कि अपनी प्रजा को निर्देश दे। वे बुद्ध के उपदेशों से भी प्रेरित हुए थे। तो अशोक जो है उनके धर्म में यह था कि उन्हें किसी भी कोई भी लोगों को देवी देवता की पूजा करना या फिर मूर्ति पूजा करने की ज़रूरत नहीं है। उन्हें क्या करना है, बस अच्छा व्यवहार अपनाना है और दूसरों को अच्छी शिक्षा देनी थी। तो यही था उनका धर्म। ऐसे कई समस्याएं थी जिनके लिए उनमें संवेदना थी। उनके साम्राज्य में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग थे और इससे कई बार टकराव पैदा हो जाता था। जानवरों की बलि चढ़ाई जाती थी। दासों और नौकरों के साथ क्रूर व्यवहार किया जाता था। इसके अलावा परिवार में व पड़ोसियों के बीच भी झगड़े होते रहते थे। अशोक ने यह महसूस किया कि इन समस्याओं का निदान उनका कर्तव्य है, इसलिए उन्होंने धम्म महामंत्र नाम के अधिकारियों की नियुक्ति की, जो जगह जगह जाकर धम्म की शिक्षा देते थे। उन्होंने क्या किया, जो धम्म महामंत्र होते हैं, जो इस धर्म का प्रचार प्रसार करे, उन्होंने उनका अधिकारियों की नियुक्ति की और वो जो है जगह जगह जाते थे और धर्म के बारे में बताते थे और शिक्षा देते थे। इसके अतिरिक्त अशोक ने अपने संदेश कई स्थानों पर शिलाओं और स्तंभों
पर खुदवाया था। अधिकारियों को यह निर्देश दिया गया कि वे राजा के संदेश को उन लोगों को पढ़कर सुनाए जो खुद पढ़ नहीं सकते थे। अशोक ने धम्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस तथा श्रीलंका में भी दूत भेजे। कहाँ कहाँ भेजे? सीरिया, मिस्र, ग्रीस तथा श्रीलंका में भी दूत भेजे। उन्होंने सड़कें बनवाई, कुएं खुदवाए और विश्राम गृह बनवाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने मनुष्य व जानवरों की चिकित्सा की भी व्यवस्था की। अपनी प्रजा के लिए अशोक के संदेश। लोग विभिन्न अवसरों पर अनुष्ठान करते हैं। उदाहरण के लिए जब वे बीमार होते हैं, जब उनके बच्चों का विवाह होता है, बच्चों के जन्म पर और जब यात्रा शुरू करते हैं, तब वे तरह तरह के अनुष्ठान करते हैं। ये कर्मकांड किसी काम का नहीं। इसके बदले यदि लोग दूसरी रीतियों को माने तो वह ज़्यादा फलदायी होगी। ये अन्य प्रकार की रीतियाँ क्या है? देखते हैं हम क्या है। ये है अपने दासों और नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करना, बड़ों का आदर करना, सभी जीवों पर दया करना और ब्राह्मणों तथा श्रवणों को दान देना। अपने धर्म की प्रशंसा या दूसरे के धर्म की निंदा करना, दोनों ही बातें गलत है। हर किसी को दूसरे धर्म का आदर करना चाहिए। यदि कोई अपने धर्म की बढ़ाई और दूसरे के धर्म की बुराई करता है तो वह वास्तव में अपने धर्म को ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। इसलिए हर किसी को दूसरे के धर्म के प्रमुख विश्वासों को समझने की कोशिश करते हुए इसका आदर करना चाहिए। भारत के प्रधानमंत्री, जो प्रथम प्रधानमंत्री थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने लिखा था कि किसके बारे में लिखा था? अशोक के बारे में। उनके धर्मादेश आज भी हमसे एक ऐसी भाषा में बात करते हैं जिन्हें हम समझ सकते हैं और जिनमें हम बहुत कुछ क्या कर सकते हैं? सीख सकते हैं जिनसे। तो ये किसने कहा था? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री ने अशोक के बारे में कहा था। अशोक ने धर्म के विचारों को दूर दूर तक फैलाने के लिए उन बातों को बताया जो आपके अनुसार आज भी प्रासंगिक है। तो इसमें एक क्वेश्चन है कि अशोक के संदेश के उन हिस्सों को बताओ जो आज भी प्रासंगिक है। तो इतना पढ़ने के बाद आपको अच्छे से इसका आंसर आ जाएगा। तो बस यहीं तक था आज का चैप्टर हमारा, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी पूछना हो, कुछ भी जानना हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अगर सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो फिर मैं डीमोटिवेट हो जाऊंगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। मैं ऐसे ही कंटिन्यू क्लास कराती रहूँगी, क्वेश्चन आंसर भी दूंगी इसकी। सो थैंक यू वेरी मच।